नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन और इसमें हम स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 15 और 16 को पूरा करेंगे। दोस्तों टॉपिक नंबर 15 में संगठन ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक नंबर 16 में वर्ड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक जीके सेक्शन के अब तक हमने 14 टॉपिक में 1593 प्रश्नों को पूरा कर लिया था और ये अब हमारा 15वां टॉपिक है संगठन ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर हमारा प्रश्न अब शुरू हो रहा है 1594 प्रश्न से। दोस्तों इसके अंदर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी हम पढ़ेंगे और सभी जो प्रश्न हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से अब पढ़ते हुए चले। दोस्तों हमारे पास 1594 प्रश्न हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों प्रश्न हमारा, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य जैव संसाधनों के उपयोग से संरक्षण, सतत उपयोग और न्याय संगत लाभ साझा करना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिन अन्य कानूनों से संबंधित है उनमें शामिल है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न दिया गया है 1595 प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है दोस्तों इसका वर्ष 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई थी और इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं जून 2022 में सौरभ गांगुली। दोस्तों सौरभ गांगुली ने तो अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है और इनके बाद जो बनाए गए हैं वो दोस्तों रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी, ये आप जरूर याद रखें कि अब जो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी। और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई और इसके सचिव है जय शाह, इसके सचिव है जय शाह। आगे हमारे पास प्रश्न है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है गुलमर्ग में। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थान है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान मनाली हिमाचल प्रदेश में, जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान पहलगांव जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में, और सोनम गयासो पर्वतारोहण संस्थान गंगटोक सिक्किम आदि हैं। तो सोनम गयासो पर्वतारोहण संस्थान है दोस्तों सिक्किम गंगटोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, तो कौन से वर्ष में हुई थी? आंसर है दोस्तों इसका 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। रविंद्र भवन दिल्ली जिसमें संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी हैं और उपाध्यक्ष हैं 2022 में इसके अरुणा साई राम, उपाध्यक्ष है इसके अरुणा साई राम। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है? संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है? संस्कृति मंत्रालय।
संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है। संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है। मुख्यालय दोस्तों इसका रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थापित की गई थी 1953 में। 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका 1954 में। ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी दोस्तों 5 अगस्त 1954 को, और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? 1952 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में गठित किया गया था। यह कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। यह कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। दीवान सिंह बाजेली को प्रदर्शन कला के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आंकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? आंसर है इसका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं होसुंगली। जुलाई 2022 से दोस्तों ये अब हट चुके हैं। ये जो होसुंगली हैं ये अब हट चुके हैं, और इनकी जगह जो बने हैं, नए बने हैं, वो बने हैं जिम स्केया। 28 जुलाई 2023 से बने हैं जिम स्केया। जिम स्केया ये बने हैं। तो ये बने हैं इनके नए जो अध्यक्ष बने हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के IPCC के जो नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं जिम स्केया बने हैं, और ये अभी बने हैं 28 जुलाई 2023 से। और दोस्तों जो इसके संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं बर्ट बोलिन। बर्ट बोलिन रहे हैं, और स्थापित हुआ था ये 1988 में। आईकैन का जो गठन हुआ था वो 1989 में हुआ था। इसका मुख्यालय है बॉन में, और संस्थापक है इसके माइकल ओपेनहाइमर। और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का गठन हुआ था वर्ष 2010 में। इसका मुख्यालय है सियोल में, और इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर फ्रैंक रिसबर्गमैन। डॉक्टर फ्रैंक रिसबर्गमैन ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के। और AYCC यानी कि ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोलिशन। ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट जो कोलिशन है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था वो वर्ष 2006 में किया गया था। वर्ष 2006 में किया गया था। इसका मुख्यालय है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय इसके निदेशक हैं एलेक्स फुलर। तो दोस्तों आपको जो दिए गए बाकी जो ऑप्शन है आपके, इनके बारे में भी आपको बता दिया गया है विस्तार में, तो ये भी आप जरूर पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलायम के संस्थापकों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलालयम के संस्थापकों में से एक थे? दोस्तों आंसर है इसका कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। कल्याणी कृष्णा ललित कला अकादमी केरल कलालयम, जिसकी स्थापना 1952 में पद्मश्री कलामंडलम कृष्णन नायर और कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा ने की थी। के अम्मा केरल की एक युगांतरकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। उन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी, केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है कल्याणी कुट्टी अम्मा को। निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की? एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भारत नाट्यम परंपरा की खेती के लिए समर्पित थी। आंसर है इसका रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम 1936 में कला क्षेत्र की संस्थापक थी। इनके पुरस्कार है दोस्तों पद्म भूषण इन्हें दिया गया था 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1957 में। देसी को थामा दिया गया था 1972 में। प्राणी मित्र पुरस्कार इन्हें 1968 में। कालिदास सम्मान इन्हें दिया गया था 1984 में रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। ये थी भरतनाट्यम नृत्यांगना।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लाभ के लिए नहीं संगठन है जो स्वच्छता और पानी को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधानों पर काम कर रहा है? आंसर है दोस्तों इसका सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना बिंदेश्वर पाठक ने की थी। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना बिंदेश्वर पाठक ने की थी। प्रथम भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया एक अभिनव शिक्षण संस्थान है। प्रथम भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया अभिनव शिक्षण संस्थान है। हेल्प एज इंडिया एक भारतीय संगठन है जो बुजुर्गों की चिंताओं पर केंद्रित है। गूंज शहरी घरों में बेकार पड़ी अप्रयुक्त सामग्री को एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में भारत के दूर दराज के गांवों में चैनलाइज कर रहा है। 1605 प्रश्न है दोस्तों। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में डैश में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए? आंसर है इसका ढाका बांग्लादेश में। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में ढाका में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए। सार्क सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यह एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है सर। 1606 प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर दोस्तों इसका 1891 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के स्थायी मूल्य के अभिलेखों का संरक्षक है जो कि कोलकाता में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय अभिलेखागार की 1891 में। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? आंसर है इसका 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। WTO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन का जो महानिदेशक अभी नियुक्त है वो है नांगोजी ओकोंजो-इवेला। नांगोजी ओकोंजो-इवेला। और दोस्तों ये पहली WTO की महानिदेशक बनाई गई है, नांगोजी ओकोंजो-इवेला। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का एक सारांश माप शामिल है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षित होना और एक सभ्य जीवन स्तर होना। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 1609 प्रश्न। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क में 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क में 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? आंसर है दोस्तों इसका टैगोर केंद्र। टैगोर केंद्र। टैगोर केंद्र शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के केंद्र का नाम है। अध्ययन केंद्र का नाम है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। भारत 30 वर्ष साइट्स जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी 1975। 1975 में। 1975 में भारत साइट्स जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का एक
हस्ताक्षरकर्ता बन गया। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जो लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। इसका स्थान है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसका मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका आपका इंग्लिश में फुल फॉर्म बनेगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आगे दोस्तों हमारे पास प्रश्न है 1612 प्रश्न। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1613वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। FIH फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। IDBI का मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। IDBI का मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में अनुभवहीन भारतीय उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अधिनियम द्वारा की गई थी। दोस्तों मेरी वीडियो में दिए गए कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। दोस्तों आगे हमारे पास 1615 प्रश्न। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्य देशों कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के रूप में हुई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्य देशों कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के रूप में हुई थी। दोस्तों जो आपकी PV सिंधु है, हमारे देश की PV सिंधु है बैडमिंटन खिलाड़ी, उन्हें जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है और वह जो है वो इसकी सदस्य है, वो वर्ष 2025 तक रहेंगी। PV सिंधु इसकी एथलीट कमीशन की सदस्य रहेंगी 2025 तक, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन की। 1616वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? INSEAD, कार्नेल विश्वविद्यालय और विपो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देशों की उनकी क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर एक वार्षिक रैंकिंग है। इसकी शुरुआत 2007 में INSEAD और वर्ल्ड बिजनेस द्वारा की गई थी। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ महासंघ की स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में भारत में शूटिंग खेल को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य यह है सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू और कुशलता से चलता रहे और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी।
विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य और 24 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। डैश में यूएन चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया है। अक्टूबर 1945 में भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाले 50 देशों में शामिल था। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? चीन के साथ। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, आपका जो प्रश्न है ये SSC 10+2 परीक्षा वर्ष 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार अध्ययन जरूर करें, एक बार आप इन्हें जरूर पढ़ें और दिमाग में अच्छे से आप इन्हें स्टोर कर लें, इन्हें मेमोरी में आप अच्छे से स्टोर कर लें। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में, रोम इटली में। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय रोम इटली में है। यह उन लोगों की मदद करता है जो अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 1623वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? आंसर है इसका चीन। सार्क के दोस्तों जो है फुल फॉर्म विस्तार रूप वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसके सदस्य देश है टोटल 8, जिसमें है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका शामिल है। और पर्यवेक्षक इसके 9 हैं। स्थापित हुआ था ये ढाका बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में और चीन सार्क का पर्यवेक्षक देश है। यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। परिषद 15 सदस्यों से बनी है। 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं, जो कि यहाँ पे चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, ये 5 जो है ये स्थायी है और ये हमेशा इसमें रहते हैं। और जो महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुने गए 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं वर्ष की समाप्ति के साथ, 2 साल की समाप्ति के साथ। मीना-माता संधि पर हस्ताक्षर किस समस्या से निपटने के लिए किया गया है? मीना-माता संधि पर हस्ताक्षर किस समस्या से निपटने के लिए किया गया है? आंसर है इसका पारा यानी कि मरकरी। पारे पर मीना-माता कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को मानव जनित पारा उत्सर्जन और पारा यौगिकों के उत्सर्जन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को सामाजिक कार्यों में उनके योगदान और बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज बनने के लिए जाना जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा रही हैं और भारत में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में कई गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी हैं प्रियंका चोपड़ा। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किस से संबंधित है? आंसर है इसका मानवाधिकार से। वकील पीटर बेंसन और फिलिप जेम्स द्वारा 28 मई 1961 को द ऑब्जर्वर में लेख द फॉरगॉटन प्रिजनर्स के प्रकाशन के बाद 1961 में लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों के अनुपालन के लिए मानवाधिकारों के हनन और अभियानों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। निम्न में से किस संस्थान का प्रस्ताव देश में अनुशासन को वित्त पोषित करने और समन्वित करने एवं बढ़ावा देने के लिए दिया गया था? आंसर है इसका राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार की सभी शैक्षणिक विषयों, विशेष रूप से विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और सक्रिय करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF स्थापित करने की योजना है। दोस्तों, आगे हमारे पास प्रश्न 1629वां प्रश्न, द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स अंतरराज्यीय संगठन का मुख्यालय किस देश में है?
दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस। अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स फ्रांस के सेवरस में स्थित है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को आर्थिक सहयोग संगठन और विकास OECD का मुख्यालय भी फ्रांस में स्थित है। इन सभी जो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इनके भी जो मुख्यालय हैं फ्रांस में हैं। इनमें है आपके इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को आर्थिक सहयोग संगठन और विकास OECD, इनके जो मुख्यालय हैं इन संगठन इनके भी फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का डैश अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। आंसर है इसका जूनो। नासा का जूनो मिशन हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कक्षा से इसके बारे में अद्भुत तस्वीरें, वायुमंडलीय डेटा और अन्य चीजों की खोज कर रहा है। जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह के लिए जूनो प्रोब ने 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया। जूनो प्रोब जो है इसे दोस्तों 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया और 4 जुलाई 2016 को ये बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। निम्न में से कौन बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। बेसिक देश 28 नवंबर 2009 को एक समझौते द्वारा गठित बेसिक देश 4 बड़े ने औद्योगिक देश ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का एक समूह है बेसिक समूह। दोस्तों आगे हमारे पास 16वां टॉपिक विश्व जीके यानी कि वर्ल्ड जीके। 16वां टॉपिक है हमारा वर्ल्ड जीके से संबंधित प्रश्न। 1632 प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था। आंसर है इसका चोटी 15। चोटी 15 यानी कि चोटी 15। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। पहाड़ का नाम भारत के पूर्व सवेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। जिसका अर्थ है दोस्तों विश्व की देवी माँ। और इसका नेपाली नाम सागर माता है। इसका नेपाली नाम सागर माता है। दोस्तों माउंट जो एवरेस्ट है इसका जो पहले नाम था, जब इसको नाम नहीं दिया गया था तो इसको केवल पीक नंबर 15 के रूप में जाना जाता था। आप जरूर याद रखें। आगे प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, दंश डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दंश डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है नेपाल देश का। दंश नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया को आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसीलिए दंशई को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1634वां प्रश्न, पारो शहर देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पारो शहर देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आंसर है इसका भूटान देश का। पारो शहर भूटान में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पारो शहर भूटान में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पारो राजधानी थिम्फू के पश्चिम में भूटान में एक घाटी शहर है। यह शहर अपने ड्रुक चोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जिसमें 1525 में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासभा नंगवांग चोगेल द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1635वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। यह पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है। जावा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। मेलवॉकी गहराई अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। मेलवॉकी जो गहराई है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर का ये सबसे गहरा बिंदु है। आगे हमारे पास प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों
के मंदिरों के साथ स्थित है? आंसर है इसका पाकिस्तान। श्री कटास राज मंदिर कई हिंदू मंदिरों का एक परिसर है जो पैदल मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है श्री कटास राज मंदिर। निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? आंसर है इसका 1966 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को यह स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान इसके अध्यक्ष है मासातसुगु असाकावा। सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आंसर है इसका श्रीलंका। आंसर है इसका श्रीलंका। श्रीलंका के ध्वज को सिन्हा ध्वज या सिंह ध्वज भी कहा जाता है, जिसमें एक स्वर्ण सिंह होता है। इसके दाहिने अग्र पंजे में एक मैरून पृष्ठभूमि में 4 सोने के 2 पत्ते होते हैं। प्रत्येक कोने में एक कस्तान तलवार होती है। प्रत्येक कोने में एक कस्तान तलवार होती है। 1639वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समाप्त करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया एक अंतरराष्ट्रीय करार है। यह ओजोन घटते पदार्थों के उत्पादन और आयात को रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करने में मदद करने के लिए वायुमंडल में उनकी एकाग्रता को कम करने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये है आपका 1987 में किया गया था ओजोन परत की रक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? किंग राजवंश। किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास में अंतिम राजवंश था। इसकी स्थापना 1636 में हुई थी और इसने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया था किंग राजवंश ने, और ये अंतिम शाही राजवंश था। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1968 में। बैंक ऑफ भूटान देश का सबसे पुराना बैंक है। यह मई 1968 में एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। भूटान दक्षिण एशिया में एक भूमि से घिरा देश है और इसकी राजधानी थिम्पू है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एनडीबी के सदस्य कितने हैं? एनडीबी के सदस्य कितने देश हैं? आंसर है इसका 5। आंसर है इसका 5। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। दोस्तों वर्तमान में जो है ये तो संस्थापक थे, परंतु वर्तमान में जब इसके सदस्य देश है ना वो 9 हो चुके हैं। एनडीबी के जो टोटल सदस्य देश हो चुके हैं वो 9 अब हो चुके हैं। और इसकी जो अध्यक्ष है वो डिल्मा रोसेफ है वर्तमान में। और 9वां जो सदस्य देश है दोस्तों वो इसका मिस्र बना है। अभी मिस्र बना था इसका 9वां सदस्य देश। तो टोटल इसमें 9 सदस्य देश हैं एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। ग्रामीण बैंक 1983 में गरीब व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करने के साधन के रूप में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित एक बांग्लादेशी बैंक है। वर्ष 2006 में यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वर्ष 2006 में। गोंगसा उंगयेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? 1907 में। उंगयेन वांगचुक ने भूटान में राजशाही की स्थापना की। वह 1907 से 1926 तक पहले रुक गयालपो यानी कि भूटान के राजा थे। उंगयेन वांगचुक। बांग्लादेश डैश से पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश डैश से पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 से 1971। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था।
निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? डांग घाटी। काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। डांग घाटी है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी, आप जरूर याद रखें। आगे प्रश्न है 1647वां, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार कयात। म्यांमार कयात म्यांमार की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? आंसर है कामेट। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और बाकी सभी नेपाल में है है। पाकिस्तान कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है? पाकिस्तान कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है? आंसर है दोस्तों इसका 2 बार। 1992 में विजेता और फिर 1999 में उप विजेता जो है पाकिस्तान 2 बार रहा है आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में। 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान को हराकर। सागर माथा डैश का एक नेपाली नाम है? आंसर है माउंट एवरेस्ट का। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। आकाश की देवी। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 में कहां पर आयोजित किए गए थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2000 में कहां पर आयोजित किए गए थे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का अर्थ क्या है? टाइगर। लिट्टे का मतलब द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। लिट्टे का मतलब द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। लिट्टे एक सैन्य अलगाववादी समूह था जो पूर्वोत्तर श्रीलंका में हिंदू तमिलों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि के लिए लड़ रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। तुम्मालपल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये आपका प्रश्न एसएससी 10+2 वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। तुम्मालपल्ली जिसे दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है तुम्मालपल्ली। 1655वां प्रश्न है दोस्तों, सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है दोस्तों। हमें पहला कथन दिया गया है ये भारत की सबसे ऊंची झील है, तो ये नहीं है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपरवैलेंस प्रभाव के कारण किया गया था, ये भी नहीं है। यह अरब सागर में जाता है, ये भी नहीं है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, तो दोस्तों ये सही है, ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। सांभर सॉल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील राजस्थान में स्थित है। यह अंतर्देशीय झील 5 नदियों समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करती है। रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करते दोस्तों 5 जो है नदियां समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ से ये पानी प्राप्त करती है सांबर झील, और ये एक नमक झील है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश जाने की आवश्यकता है? नेपाल। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय के महालंगूर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। नेशनल हॉकी स्टेडियम गद्दाफी हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। इस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शामिल थे। वर्ष 2010 में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और नृत्य को
वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन डैश के वास्तुकार ने बनाई थी, तो आंसर है दोस्तों इसका ईरान। नई दिल्ली में बहाई लोटस टेम्पल को ईरानी वास्तुकार फरीबोर्ज साहिबा द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली में बहाई लोटस टेम्पल को ईरानी वास्तुकार फरीबोर्ज साहिबा द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था, क्योंकि यह हिंदू और बौद्ध धर्म सहित कई धर्मों के लिए आम है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी? 9.1। सुनामी परिमाण एक संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न भूकंपों द्वारा उत्पन्न सुनामी के आकार की तुलना करने के लिए किया जाता है। हिंद महासागर की सुनामी वर्ष 2004 की तीव्रता 9.1 थी। हिंद महासागर की सुनामी वर्ष 2004 की तीव्रता 9.1 थी। दोस्तों 1661वां प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। किस देश को विश्व में कॉफी का कटोरा कहा जाता है? ब्राजील को। ब्राजील को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है, कॉफी का कटोरा कहा जाता है ब्राजील को। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आंसर है इसका राजस्थान में ढेबर झील। मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों जो सबसे बड़ी है एशिया की वो है आपकी मियान जलाशय, और जयसमंद झील या ढेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि राजस्थान में है। 1880 में प्राचीन स्मारकों को क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? एच एच कोल को। एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी डैश की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। आंसर दोस्तों इसका ध्यानचंद। ध्यानचंद। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की एक मूर्ति है जिसके हाथों में 4 हॉकी स्टिक है, जिसके हाथों में 4 हॉकी स्टिक है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। कीरीबात डैश का चावल से बनने वाला एक पकवान है। दोस्तों आंसर है इसका श्रीलंका। कीरीबात चावल से बना एक पारंपरिक श्रीलंकाई व्यंजन है। कीरीबात चावल से बना एक पारंपरिक श्रीलंकाई व्यंजन है। यह चावल को नारियल के दूध के साथ पकाकर तैयार किया जाता है और केक के आकार में बनाया जाता है। कीरीबात। चीन में डैश दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है। आंसर है इसका ग्रैंड कैनाल। चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। तो डैश में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है भूटान का। चीन और भारत के बीच बसे एक छोटे से हिमालयी साम्राज्य भूटान में सभी के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य है। सभी के लिए जो भूटान में है दोस्तों राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए इसका मतलब है घो, कमर पर एक बेल्ट से बंधा हुआ घुटनों तक का गाउन जिसे केरम कहा जाता है। जिसे केरम कहा जाता है। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से संबंधित है? भूटान। सकल राष्ट्रीय खुशहाली आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली आर्थिक और नैतिक प्रगति का पैमाना है जिसे भूटान के राजा ने 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया था। मात्रात्मक आर्थिक उपायों पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशी जीवन की गुणवत्ता के कारकों के एक विकसित मिश्रण को
ध्यान में रखती है। 1672वां प्रश्न है कि शोर सनसनी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन योद्धा ग्रेटा थनबर्ग इनमें से किस यूरोपीय देश से है? स्वीडन से। ग्रेटा टिनटिन एलानोरा अर्नमैन थुनबर्ग जलवायु परिवर्तन पर एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। ग्रेटा टिनटिन एलानोरा अर्नमैन थुनबर्ग जलवायु परिवर्तन पर एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिनके अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। जापान की मुद्रा डैश है? एन। जापानी एन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। जांका अथवा जान को एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन डैश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। नेपाल देश में जान को नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन किया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है। जानकू जीवन का उत्सव है। यह एक पारंपरिक भव्य जन्मदिन समारोह की तरह है जब कोई व्यक्ति एक निश्चित उम्र तक पहुंचता है। डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। आंसर दोस्तों इसका श्रीमावो भंडारनाइके। श्रीमावो भंडारनाइके। श्रीमावो भंडारनाइके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। श्रीमावो भंडारनाइके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1676वां प्रश्न है दोस्तों, मरफती के गाने डैश के पारंपरिक लोक गीत हैं। मरफती डैश के गाने डैश के पारंपरिक लोक गीत है। आंसर दोस्तों इसका बांग्लादेश। मरफती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोक गीत है। मरफती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोक गीत हैं। काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि हैं। काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि हैं। बांग्लादेश के। काजी नजरुल इस्लाम एक बंगाली कवि, लेखक, संगीतकार, उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? 1973 में। 1973 का संविधान पाकिस्तान का सर्वोच्च कानून है जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार द्वारा देश के विपक्षी दलों की अतिरिक्त सहायता से तैयार किया गया था। 1973 का संविधान पाकिस्तान का सर्वोच्च कानून है। इसे जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार द्वारा देश के विपक्षी दलों की अतिरिक्त सहायता से तैयार किया गया था तथा 10 अप्रैल को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था और 10 अप्रैल को संसद के द्वारा अनुमोदित किया गया था और 14 अगस्त 1973 को इसकी पुष्टि की गई। और 14 अगस्त 1973 को इसकी पुष्टि की गई। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 1689 प्रश्न। दंशे डैश का सबसे बड़ा त्योहार है? नेपाल देश का। दंशे जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे शुभ त्योहार है। यह नेपाली अश्विन माह सौर कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर में होता है और 15 दिनों तक चलता है। दोस्तों जो दंशे त्योहार है ये आपका नेपाल देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे शुभ त्योहार है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 15 और 16 संगठन और वर्ल्ड जीके से संबंधित दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।